नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत है आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स लेवल 4 की बूस्टर वीडियो लेकर। जो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कंसेप्ट है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी वोकेशनल कोर्सेज के लिए इक्वल रहता है और 10 मार्क्स के इसमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं इसके। और ये सभी वोकेशनल स्किल्स चाहे आईटी है, ऑटोमोबाइल है, रिटेल है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, पेशेंट केयर है, सभी के लिए एक जैसा सिलेबस होता है। तो चलिए आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कंसेप्ट कवर करते हैं वन बाय वन। बिल्कुल इजी ट्रिक से हम इसको कवर करेंगे ताकि आप इसको आसानी से सीख सकें। तो सबसे पहले कैपिटल रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक मिनट्स का रूल आता है MINTS। तो यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन आए कि मिनट्स रूल में से क्या अभिप्राय है, तो आपने बताना है M फॉर मंथ, I फॉर आई इटसेल्फ जो लेटर होता है जिसका मतलब मैं होता है, N फॉर नेम, किसी का भी नेम हो गया, प्लेस का भी नेम हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, और थिंग्स का भी थिंग्स का तो नहीं कह सकते, प्लेस का हो सकता है और पर्सन्स का हो सकता है। नेम्स का है, इसके बाद नेम्स प्लेस का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है। टाइटल जैसे हम नाम के आगे लगाते हैं श्री, मिस्टर, डॉक्टर, तो इन टाइटल के जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो भी कैपिटल होते हैं। स्टार्टिंग लेटर, किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर है वो भी कैपिटल होगा। तो मतलब ये कि हमने जब भी कोई सेंटेंस लिखना है तो उसमें कैपिटल वर्ड कौन सा होगा, किस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा, तो ये हमें ध्यान रखने के लिए कैपिटल रूल बनाया गया है मिनट्स का। कुछ बुक्स में एक टीन्स का रूल भी होता है, तो जो आपका लेवल 4 का सिलेबस है उसमें मिनट्स का रूल है। तो आपने आगे इसको कवर करना है, तो आपने इसको याद रखना है ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। विच ऑफ दी सेंटेंसेज इज कैपिटलाइज करेक्टली, यानी कि ये 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, तो उनमें पूछा गया कि इनमें से कौन से सेंटेंस हैं जो आपके कैपिटल करेक्टली हो रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, आई एम हंग्री। तो इसमें जो हंग्री का H है वो कैपिटल कर दिया गया है और ये रॉन्ग रहेगा। दिव्या एंड सुनील आर रीडिंग, तो इसमें सुनील नेम है और वो स्मॉल है, तो ये भी रॉन्ग है। द बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर, तो यहाँ भी डॉट नहीं है, डॉट मतलब फुल स्टॉप नहीं है, और यहाँ पे F भी कैपिटल कर दिया गया है। शी लिव्स इन दिल्ली, शी लिव्स इन दिल्ली बिल्कुल करेक्ट है। इसमें S स्टार्टिंग लेटर भी कैपिटल है और D है जो हमारा दिल्ली का प्लेस का वो भी कैपिटल है। तो कैपिटल यदि हम देखना चाहते हैं तो इसका बेस्ट आंसर रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसका शी लिव्स इन दिल्ली। इसके बाद है विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज पंक्चुएटेड करेक्टली। पंक्चुएशन होता है जो विराम चिन्ह लगाते हैं, हिंदी भाषा में भी आपने सुना होगा। तो इसी तरह हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं जहाँ जहाँ पर भी हमें स्टॉप करना होता है या टेम्परेरी रुकना होता है या अपनी कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती हैं, तो हम पंक्चुएशन मार्क से भी एक्सप्रेस करते हैं। तो यदि आपके पास कोई क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाते हैं तो उसके लिए ये WH फैमिली को जरूर ध्यान रखें। जहाँ पर भी ये WH फैमिली व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, विच, हु, हुम, हाउ, etc आदि आते हैं, तो WH फैमिली के स्टार्टिंग जहाँ पर होगी उस क्वेश्चन का जो एंड होगा उसका क्वेश्चन मार्क से होगा। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस पंक्चुएटेड करेक्टली नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क की यहाँ पर कमी है। आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड अ पेंसिल, तो इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा थिंग्स हैं। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा वस्तु होती है तो उसमें हम, जैसे मान लीजिए हम हिंदी में भी बोलते हैं मेरे पास पेन, फिर हम कोमा लगाते हैं पेंसिल, फिर लास्ट वाले में हम एंड या और लगा के कहते हैं कॉपी भी है। तो यहाँ पर अ पेन के बाद कोमा आता और अ नोटबुक के बाद नहीं, यहाँ पर फुल स्टॉप आता। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देखकर खुश हूँ, लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है तो ये भी रॉन्ग है। तो नॉर्मली आप हैप्पी हैं, इसके लिए आपने कोई स्पेशल अपनी कोई ऐसी स्पेशल एक्सप्रेशन नहीं बताई है कि जिस वजह से आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़े। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर आता है उसके बारे में भी आपको अगले पेजेस में बताया जाएगा। दिस इज़ माई हाउस, यह है मेरा घर है, ये बिल्कुल करेक्टली पंक्चुएटेड है, तो इसका आंसर यही आएगा। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछे कि स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्टिव लिसनिंग की स्टेज क्या क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए। पहला रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेलुएटिंग, रिस्पॉन्डिंग। यदि मतलब आप किसी की बात एक्टिव तरीके से सुन रहे हैं
तो आप में क्या गुण होने चाहिए, तो ये आपकी स्टेज ही रहेंगे कि आप उसको रिसीव करोगे कि जो वो आपको बता रहा है वो आपके दिमाग में आ रही है बात, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, फिर आपको समझोगे कि वो किस बारे में कह रहा है, फिर आप रिमेंबरिंग उसको अपने दिमाग तक याद रखोगे कि मैंने इसमें क्या एनालाइज करना है, फिर आप इवेलुएट करोगे कि आप मुझे इसका क्या रिप्लाई करना है या इसमें से क्या फ़िल्टर करके अपने दिमाग में फाइनली रखना है, उस पर क्या एनालाइज करना है, फिर आपको कोई रिप्लाई करना है तो उसका रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिव लिसनिंग का, यदि आप एक एक्टिव लिसनर हो तो ये उसकी स्टेजेस में आप उसको, एक्टिव लिसनर की ये स्टेजेस रहती हैं उसके वर्क करने की। तो ये क्वेश्चन आपके एक तो ये आ सकता है कि एक्टिव लिसनिंग की स्टेजेस क्या हैं, या ये आ सकता है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है उसकी रिसीविंग, या लास्ट स्टेज कौन सी है उसकी रिस्पॉन्डिंग, या ये आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग की एक्टिव तरीके से सुनने की स्टेज कौन सी नहीं है। तो इसमें रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉन रिस्पॉन्डिंग, इवेलुएटिंग। तो इसमें नॉन रिस्पॉन्डिंग रॉन्ग दिया हुआ है, रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए, वो आप जवाब देने के लायक हों, रिस्पॉन्स करने के। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज, जो एक आदर्श मैसेज रहेगा, संदेश रहेगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट, ऑल ऑफ दिस। भी क्लियर होगा, कंसाइज होगा, एक्यूरेट होगा, ऑल ऑफ दिस। तो इसके सभी आइडियल मैसेज की जो सभी खासियतें रहेंगी, स्पष्ट भी होगा, शुद्ध भी होगा, कंसाइज मतलब संक्षिप्त भी होगा। विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज ऑब्लिक आर इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इनमें से कौन से सेंटेंस हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में हमारा ज़्यादातर क्या इसमें फ़र्क होता है कि एक्टिव वॉइस में क्या आता है कि कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। जो हम कार्य करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वर्क अपने आप हो गया और हमारे से करवाया गया वो, और जो कार्य किया उसमें एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, वो कार्य हमने किया, तो उसमें हम प्रधान रहते हैं, हमारी मतलब वैल्यू शो होती है उसमें। तो जैसे हम हिंदी भाषा में भी पढ़ते हैं कि मैंने आम खाए, या मैं वहाँ गया, या मैंने फल खाए, तो फल मेरे द्वारा खाए गए। तो उसमें फल को इम्पोर्टेंस दिया, ना कि मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, और इसकी थोड़ी सी जो सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन रहेगी, वैसे सभी में नहीं कह सकते कि ऐसा होगा, लेकिन उसकी मैक्सिमम आइडेंटिफिकेशन आपकी रहेगी कि उस सेंटेंस में के द्वारा शब्द का प्रयोग होगा और इंग्लिश में बाय वर्ड का प्रयोग होगा। तो वन बाय वन हम इनको एनालाइज करते हैं। दे आर वॉचिंग अ मूवी, वह मूवी देख रहे हैं। द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू, क्लॉक था जो राजू के द्वारा रिपेयर कराया गया। ही इज स्लीपिंग इन द रूम, वह रूम में सो रहा था। माई पेट डॉग बिट द पोस्टमैन, मेरे जो पालतू कुत्ते ने पोस्टमैन को काट लिया। तो क्या हुआ इसमें, तो जो आपका ये वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखो ऐसा लिखा हुआ है कि राजू ने क्लॉक को रिपेयर नहीं कराया, क्लॉक राजू के द्वारा रिपेयर कराया गया। तो क्लॉक को हमने इंपॉर्टेंस दिया, क्लॉक यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, लेकिन वो फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा देकर हमने सब्जेक्ट को लास्ट में कर दिया और बाय कर दिया उसके द्वारा। तो इसको बोलते हैं हम पैसिव वॉइस। आगे चलते हैं। हमारा आईसीटी टूल्स में कंप्यूटर के जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टूल होता है, उसमें एक हमारा इस बार का जो लेवल 4 का कंसेप्ट है वो रहा है स्प्रेडशीट का और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। तो स्प्रेडशीट को पढ़ते हैं। स्प्रेडशीट बेसिकली इस तरह की टेबल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम किसी भी कैलकुलेशन का टेबल या कोई डिटेल्स का, रिकॉर्ड का टेबल, किसी प्रकार का टेबल फॉर्म में डाटा बना सकते हैं। तो स्प्रेडशीट की डेफिनेशन क्या है कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसका प्रयोग डाटा को सिस्टमैटिक वे में स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पे डाटा हमारा सिस्टम वे से स्टोर रहता है, ताकि हम कुछ भी किसी के बारे में जानना चाहें तो हम उस टेबल की पूरी रो में जाकर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उससे हमें आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए जो स्प्रेडशीट के लिए मेनली सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, वो 3 सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यदि यूज़ होता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और लिब्रे ऑफिस जो ओपन सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ से यदि हम यूज़ करना चाहें, क्वालिटी तीनों में फीचर्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, लेकिन अलग अलग उसके मैन्युफैक्चर बनाने वाले हैं। तो लिब्रे ऑफिस में कैल्क के नाम से रहेगा और गूगल शीट्स रहेंगी। तो ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, तीनों में हम स्प्रेडशीट का बेनिफिट लेते हैं। तो फर्स्ट है वर्कशीट। वर्कशीट क्या है, कलेक्शन ऑफ रो ऑब्लिक कॉलम। रो और कॉलम की क्या है, ये कलेक्शन है, उसको वर्कशीट बोलते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है तो ये वर्कशीट है। लेकिन यदि हम काफ़ी शीट्स बना दें तो ये उनकी कलेक्शन क्या बन जाएगी, हमारी वर्कबुक बन जाएगी। 1 और मोर देन 1 वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। उसके बाद इसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, रो हम इसको बोलते हैं
जो ये चली आ रही है, और इस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। तो ये जो सेल का अरेंजमेंट है इस तरह का, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होगा सेल्स का उसको हम बोलेंगे रो, और वर्टिकल अरेंजमेंट सेल्स के वर्टिकल अरेंजमेंट को बोलेंगे हम कॉलम। और सेल क्या रहेगी हमारी, जहाँ पर रो और कॉलम आपस में मीट करते हैं तो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्या कहेंगे हम, सेल। यह एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें रो और कॉलम आपस में मिलते हैं। कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज आपके सभी सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है। पिछले सॉफ्टवेयर्स में आपने पिछले लेवल में भी पढ़े होंगे, तो उसमें आपने मान लीजिए वर्ड प्रोसेसर पढ़ा होगा या टाइपिंग का कोई सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा, तो इसमें भी जो आपका स्प्रेडशीट है इसमें भी वो शॉर्टकट कीज यूज़ होंगी। तो हो सकता है इस पर बेसिस भी आपका क्वेश्चन आ जाए। यदि आपने मान लीजिए स्प्रेडशीट के कोई डाटा का प्रिंट देना है तो आपने कीबोर्ड की Ctrl+P शॉर्टकट की को प्रेस करना है तो आप प्रिंट दे पाएंगे। Ctrl+C करेंगे यदि हम तो कॉपी कर पाएंगे, Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट कर पाएंगे, और Ctrl+X करेंगे तो कट कर पाएंगे। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ कि कट और कॉपी में यह डिफरेंस होता है कि यदि आपने एक सेल से मान लीजिए आपने यहाँ पर 90 लिखा, लेकिन आपको 90 यहाँ भी चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C और यहाँ पर आकर Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पर भी 90 आ जाएगा। लेकिन दूसरा केस है, यदि आप 90 यहाँ नहीं करना चाहते थे, यहाँ से यहाँ पहुँचाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+X करेंगे, यहाँ से कट हो जाएगा, Ctrl+V करेंगे, यहाँ पर 90 आ जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में डिफरेंस होता है। यदि आप पूरी की पूरी शीट या को सिलेक्ट करके कहीं उसका डाटा किसी और वर्कबुक में ले जाना चाहते हैं तो आपने Ctrl+A सेलेक्ट करना है, उससे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, आपकी पूरी शीट का डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+B किसके लिए करते हैं कि जो हमने मान लीजिए यहाँ पर कुछ हेडिंग्स दी हैं, नेम, फादर नेम, सीरियल नंबर, जो भी आपने बच्चे का या किसी भी टाइप का रिकॉर्ड बनाया है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, रिकॉर्ड किसी भी टाइप का हो सकता है। तो उसमें जो हमारे टाइटल्स होते हैं ऊपर, तो उसको हम थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, तो उसकी जो टेक्स्ट की मोटाई है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर BIU इस टाइप के साइन बने होते हैं, ये एक आपको सैम्पल शीट बताई है मैंने। तो यहाँ पर BIU, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन। तो बोल्ड के लिए Ctrl+B का प्रयोग होगा, इटैलिक के लिए Ctrl+I का। इटैलिक मीन्स क्या होता है कि हम उसको स्लैंटिंग करना चाहते हैं, टेढ़ा करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए T को इस तरह है तो इस तरह हम T को करना चाहते हैं, तो इस तरह का वर्क भी ले सकते हैं हम उससे, ताकि वो किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम हाईलाइट करना चाहते हैं इटैलिक करके। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+U कर सकते हैं शॉर्टकट की। तो ये हमारी कीबोर्ड की शॉर्टकट की रहेंगी। इसके बाद आपके कुछ इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं शीट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू परफॉर्म एडिशन इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में, इस सॉफ्टवेयर में यदि आपने एडिशन करना है, प्लस करना है, मान लीजिए आपने यहाँ पर 90, 35, 40 इस तरह के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और इस वाले में आपने यहाँ पर टोटल मार्क्स दिखाने हैं, तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगाओगे और उस फॉर्मूले के लिए किस टूल में जाओगे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर्मेट ऑप्शन, चार्ट्स, ग्राफ, फॉर्मूला। तो इसमें इसका राइट आंसर रहेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला के ऑप्शन में जाके आप अपना फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, या आप फॉर्मूला टाइप भी कर सकते हैं मैनुअली। मैनुअली टाइप करने के लिए हम किस टाइप से लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम सम करना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू लिखकर सम ब्रैकेट शुरू करेंगे, B9 यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, E9 फिर ब्रैकेट बंद। जैसे हम प्रेस एंटर करेंगे तो इस B9 और E9 का आपस में, B9 और E9 से लेके हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर अब आप मान लीजिए ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि B9 E9 कैसे डिटेक्ट होगा, क्या होता है B9 E9। तो मैं आपको बता दूं, ये एक सेल का एड्रेस होता है। मान लीजिए इस सेल के डाटा को हमने इस सेल के डाटा के साथ प्लस करना है, तो इस सेल की एड्रेस क्या है, ये जिस कॉलम में और जिस रो में पोजीशनड है तो वहाँ पर आएगा। मान लीजिए ये E कॉलम में 3rd नंबर पर है तो इसका एड्रेस होगा E3, F3, G3। तो हम मान लीजिए इनका प्लस करना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला में E3, F3, G3 लिखेंगे। तो नेक्स्ट रो में जब हम फॉर्मूला पुट करके एंटर करेंगे तो हमारा तीनों सेल का फॉर्मूला प्लस होकर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है
एक्सरसाइज में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस डिफाइन अ फॉर्मूला, इनमें से कौन सा साइन है जो फॉर्मूला की स्टार्टिंग डिफाइन करता है, तो प्लस स्लैश इज इक्वल टू माइनस। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है, फिर भी मैं आपको बता दूं, तो इसका आएगा इज इक्वल टू, क्योंकि आप फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल टू लिखेंगे। और आपको एक क्वेश्चन बता दें, आपको अभी मैंने बताया था कि इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने आपको कि आपका इस जो लेवल 4 है इसमें 2 सॉफ्टवेयर हैं। एक तो आपका स्प्रेडशीट है जो अभी आपको टेबलर फॉर्म के लिए बताया था, और यदि आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, अपना कोई टॉपिक के बारे में बताना है, तो उसको हम पहले पेपर पर लिखकर प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट या कुछ रिपोर्ट सबमिट किया करते थे, लेकिन अब हम उसको डिजिटली भी बना सकते हैं और डिजिटली प्रेजेंट भी कर सकते हैं, और बाद में उसका प्रिंट आउट लेना चाहिए वैसा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। अपनी प्रेजेंटेशन को पेपर की बजाय डिजिटल बनाने के लिए प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है क्या, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो 4 से लेकर 5 सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलेंगे आपको। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये ओपन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। पावर पॉइंट, लेकिन यह लाइसेंस होता है, लाइसेंस्ड वर्जन होता है, इसके लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस, तो ओपन ऑफिस की तरफ से इम्प्रेस के नाम से है। गूगल स्लाइड्स गूगल की तरफ से बना हुआ है। एप्पल की नोट्स, ये एप्पल की तरफ से है। तो ये 5 हैं हमारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो हम इनमें से किसी का भी प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो जैसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो इस प्रकार की स्क्रीन आती है हमारे पास। तो यहाँ पर स्क्रीन में मान लीजिए जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, उसको हम बोलते हैं स्लाइड। तो जितने पेजेस हम बनाएंगे उतने स्लाइड हमारे पास शो होंगे, हम यहाँ से साइड से स्लाइड ले सकते हैं। तो एवरी पेज इज कॉल्ड स्लाइड, इसका हर एक पेज को हम बोलते हैं स्लाइड। और हर स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट 2 टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलेंगे, एक मेन हेडिंग के लिए होता है, एक हमारे डेटा के लिए होता है। तो मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट फर्स्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आपको ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा और एक नीचे मिलेगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 2 टेक्स्ट बॉक्स इन ईच स्लाइड। तो आपके पास लिखा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी टेक्स्ट बॉक्स आर अवेलेबल इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो किसी भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही कितने टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, तो आप लिखोगे उसका आंसर 2। इसके बाद यदि आपने प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन लिखेंगे, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। मान लीजिए फाइल ओपन करेंगे, फिर फाइल का नेम, फिर ओपन करेंगे, तो ये रॉन्ग है। फाइल टेम्पलेट में सेव एज टेम्पलेट, तो ये भी प्रॉपर इसका आंसर नहीं है। फाइल क्लोज कर दिया तो सेव कहाँ से होगी, ये भी रॉन्ग है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, एब्सोल्यूट आंसर रहेगा कि फाइल सेव एज करने से उसके बाद आप फाइल का नेम दे सकते हो, फिर आप उसको सेव करेंगे, तो करेक्ट आंसर है इसमें से। वैसे फाइल के बाद सेव करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट कंडीशन है, ये डिफरेंट कंडीशन है। तो इस बार 4 ऑप्शन में से इसका परफेक्ट आंसर यही रहेगा। उसके बाद आता है विच मेन्यू ऑप्शन विल यू यूज टू सॉर्ट डाटा। सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्ट में होता है छंटनी। मान लीजिए हमारी क्लास में हमने एक डाटा बनाया और उस डाटा में हमारे पास कुछ 9th के बच्चे हैं, कुछ 10th के हैं, कुछ 11th क्लास के हैं, कुछ 12th के हैं। अब मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका हमारे पास 9th क्लास का डाटा है, तो हम क्लास वाइज वहाँ पर सॉर्टिंग कर सकते हैं। यदि हम क्लास के ऊपर सॉर्टिंग लगाएंगे तो यहाँ पर हम जब इसको ओपन करेंगे तो जैसे ही ड्रॉप डाउन होगा तो इसमें 4 क्लासेस शो होंगी, मतलब जितनी भी वैरायटी है हमारे पास, मान लीजिए 5 क्लासें हैं तो 5 क्लासेस शो होंगी। जितनी भी वेरिएशन है हमारा वो वेरिएशन शो होगी, उनमें से हम वो वेरिएशन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें कोई 2 क्लासेस का डाटा चाहिए तो 2 को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ फिलहाल उस समय 2 क्लासेस का डाटा शो होगा। तो उसको सॉर्टिंग कहते हैं, छंटनी करना। तो ये डाटा का यहाँ पर ऑप्शन होता है इस सॉफ्टवेयर में, तो डाटा के ऑप्शन में जाके हम इसको छंटनी कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट, वो स्प्रेडशीट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ गया आपका कि स्प्रेडशीट को यदि आपने प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित रखना है। मान लीजिए आपने कोई पैसों के लेन देन से संबंधित फाइनेंशियल मैटर्स या कोई ऐसी सिक्योर कॉन्फिडेंशियल डाटा बनाया है जो आप किसी को यदि बता दें तो आपकी जॉब भी जा सकती है या आप पर कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इस डर से बचने के लिए आपने कोई ऐसा डेटा उसके अंदर रखा है कि उसका मिसयूज़ ना हो, तो उसके लिए आप अपनी जो स्प्रेडशीट है उस सॉफ्टवेयर में पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो उसको पासवर्ड लगाने को ही हम प्रोटेक्ट करना बोलते हैं। स्प्रेडशीट को पासवर्ड लगाकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पर पासवर्ड का एक बॉक्स बनाएगा,
उसमें आप अपना 2 बार पासवर्ड डालकर कंफर्म करेंगे, वो आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही कोई पर्सन आपके पासवर्ड लगाने के बाद ओपन करेगा तो पहले उसको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तभी वो उसको शीट को देख पाएगा। तो वो उस शीट का कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाएगा। उसके लिए मात्र वह एक फाइल की तरह होगी, फाइल के नेम की तरह होगी बस। स्ट्रेस किसको बोलते हैं हम? स्ट्रेस परेशान, तंग और निराश होने की स्थिति को कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हम महसूस करते हैं कि कुछ भी सही नहीं हो रहा और हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, तो हम परेशानी में जिस कंडीशन में, तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आ सकती है आपके पास, क्योंकि इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेल्फ मैनेजमेंट के चैप्टर में क्वेश्चन है। एक्रोनिम रिस्पेक्ट से क्या अभिप्राय है? रिस्पेक्ट वर्ड भी एक आता है सेल्फ मैनेजमेंट में। तो एक्रोनिम किसको बोलते हैं? एक्रोनिम हम बोलते हैं कि यदि हम काफ़ी वर्ड्स का एक शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट लेटर से बना दें तो वो जो बनता है उसको फर्स्ट लेटर से, उसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। तो यदि हम इसकी फुल फॉर्म बनाना चाहें, R फॉर रिमूव डिस्ट्रैक्शन, E से आई कॉन्टैक्ट, S से शो, P से पे अटेंशन, E से एम्पैथाइज इमोशंस, C से क्लैरिफाई डाउट्स, T फॉर ट्यून। तो ये रिस्पेक्ट की फुल फॉर्म है। यदि आपसे कोई पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रिस्पेक्ट एक्रोनिम से क्या अभिप्राय है, तो आपने इसकी फुल फॉर्म लिखानी है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या अभिप्राय है यदि आपसे कोई पूछे, तो यह वर्ब से डायरेक्ट जुड़ा होता है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बताया जाता है कि वर्ब यदि आपने कोई क्रिया की है तो वो उसका कर्म कौन सा है, अभी आपको बताया जाएगा साथ साथ। मान लीजिए आपने खाना खाया, तो आपने खाना खाने के साथ खाया, किसको खाया? खाने को। तो खाना क्या हो गया आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आपने कब खाया, किसके लिए खाया, किसके साथ खाया, मतलब एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपने उसकी दी है, तो वो आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बारे में आपने एक्स्ट्रा जानकारी दी है। तो मान लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा अन्य ऑब्जेक्ट जो उस वाक्य में अतिरिक्त जानकारी दे। राहुल गेव अ गिफ्ट, राहुल ने गिव दिया, क्या दिया? गिफ्ट दिया। यहाँ तक हमारा सेंटेंस देखा जाए तो कंप्लीट हो गया कि राहुल ने गिफ्ट दिया। लेकिन यदि हम उसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो किसके लिए दिया वो गिफ्ट, तो यहाँ पे हमारे पास एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अपने फ्रेंड को दिया उसने। यदि हम मान लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक और पहचान है, यदि हम मान लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा दें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रखें तो आपका सेंटेंस हमेशा अधूरा रहेगा। देखिए, राहुल गेव टू हिज फ्रेंड, राहुल ने अपने फ्रेंड को दिया, क्या दिया ये डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था। तो इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ये पहचान होती है कि हैंडीकैप्ड ऑब्जेक्ट होता है, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर हमेशा डिपेंड रहेगा। उसके बाद गोल सेटिंग है। गोल सेटिंग यदि हम अपने करते हैं लाइफ की, ये भी एक सेल्फ मैनेजमेंट का हमारे पास कंसेप्ट आता है, लेकिन उसके लिए भी एक्रोनिम एक प्रयोग किया जाता है, स्मार्ट। तो स्मार्ट की एक्रोनिम की फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी? एस फॉर स्पेसिफिक। यदि हम गोल सेटिंग करते हैं तो हमारा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक विशेष होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम किस फील्ड का गोल वो कर रहे हैं, हमें उसकी फील्ड की स्पेसिफिकेशन जानकारी होनी चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब हम उसको, मेजरेबल का मतलब माप सके भी, वो कब तक उसकी मेजरमेंट कर सकें कि वो कितने समय का गोल है, कैसा गोल है, कितने उसके लिए क्राइटेरिया होंगे, क्या हमारा क्राइटेरिया और उसके क्राइटेरिया से मैच भी होता है। तो इस टाइप से हमारी मेजरमेंट होनी चाहिए। हमने कोई लक्ष्य बनाया जीवन का। एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब उसके लिए जो एक्शन लिए जाएं तो वो हम उसके लिए ओरिएंटेड हों। रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल में वास्तव में उसको पाया भी जा सके, ऐसा ना हो कि हवाई सपने देखें। टाइमली, और टाइमली पाने वाला गोल भी हो, ऐसा ना हो कि हमारी पूरी उम्र बीत जाए उस गोल के लिए और हम उसको पा भी ना सकें। एक FFM की फुल फॉर्म आ सकती है, उसको बोलते हैं 5 फैक्टर मॉडल। तो ये आपका एक फुल फॉर्म थी आपके सब्जेक्ट में, तो मैंने उसमें एंटर कर दी है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, हो सकता है आ जाए इस प्रकार से। एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी आपके पास कंसेप्ट आता है। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप देखा जाए एक्चुअली में वर्ड आपस में कोरिलेटेड है। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है। तो होता क्या है कंसेप्ट कि वह व्यक्ति जो किसी नए कंसेप्ट के साथ, नया आइडिया के साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा, मतलब जो वो आइडिया उस इलाके में, एरिया में किसी ने सोचा ना हो। जस्ट लाइक हम ओयो की बात करें, ओयो होटल्स, तो ओयो ने कोई होटल नहीं अपने ओपन किए, लेकिन उसने क्या किया, उसने होटल्स को हायर करके, मतलब होटल के साथ टाई अप करके अपना एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, जिससे वो आपस में उसको सभी होटल्स को कनेक्ट कर दिया और उस एप्लीकेशन से सभी होटल्स में जो भी जिसकी लोकेशन होती है वहाँ पर वो सर्च करते हैं, बाय लोकेशन उनके पास होटल्स के ऑप्शन आ जाते हैं और वो अपनी मर्जी से कोई भी होटल ओयो रिलेटेड, जिन्होंने ओयो की फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो वो अपना होटल चुन सकते हैं। तो उसका कंसेप्ट ये था
कि मान लीजिए बार बार उसको फिजिकली जाकर होटल्स में ट्राई नहीं करनी पड़ेगी कि होटल के रूम कैसे दिखते हैं, होटल का प्राइस कितना है और क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ देते हैं, मील कितने टाइम का मिलता है वहाँ पर, और वहाँ के वॉशरूम्स कैसे हैं और वहाँ के रूम की क्लीनिंग कैसी है। तो वो सारी पिक्चर्स में वहीं क्लियर हो जाती है। मतलब पूरी की पूरी डिटेल्स आपको ओयो में हर होटल की आपको वहीं पर मिलेगी। तो ये कंसेप्ट नया था, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, और ओयो होटल की जिन्होंने शुरुआत की वो कहलाए जाएंगे एंटरप्रेन्योर। तो आप भी फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर फील्ड में जा सकते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये भी। अभी आपके पास को पूछे कोई कि एंटरप्रेन्योर कितने प्रकार की होती है एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं यहाँ पर आपको टाइप बता रहा हूँ। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है, सर्विस टाइप हो सकती है, बिजनेस टाइप हो सकती है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, प्रोफेशनल। नॉन टेक्निकल में ये आ जाएगा कि आप टेक्निकल को हेल्प करोगे, एग्रीकल्चर में आ जाएगा आप खेती से रिलेटेड कुछ इनोवेशन कर रहे हो, नया कंसेप्ट। इंडस्ट्रियल में आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो, कुछ अपना बना रहे हो। बिजनेस में आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो और उसको नए कंसेप्ट से, नए नाम के साथ या कोई उसके साथ नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा के उसको बेच रहे हो। सर्विसेज में आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, ओनली सर्विसेज दे रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं पर खोल रहे हो आप और नए कंसेप्ट के साथ खोल रहे हो और वहाँ पर पहले उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा हो, तो वो आपकी सर्विसेज हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप सर्विसेज दे रहे हो, अपना टाइम और स्किल दे रहे हो आप। प्रोफेशनल आप दे रहे हो किसी को, जैसे जिसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं, इस टाइप की कोई सर्विस दे रहे हो आप। आईटी का हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेब एप्लीकेशन, आप कोई भी उस रिलेटेड आप कोई टास्क कर रहे हो। वुमेन के एक कैटेगरी बना देगी, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन रिलेटेड, वुमेन कोई कंसेप्ट लेके आती है तो उसको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में डाल दिया गया। सोशल वर्क से रिलेटेड, जिसका बेनिफिट सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी होगा और आपका कंसेप्ट भी नया होगा। फैमिली का कोई बिजनेस यदि आप नए तरीके से उसको अगली पीढ़ी पे लेके जा रहे हो तो वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि आप उसमें अपना कोई नया कंसेप्ट ऐड कर रहे हो, लेकिन आप जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे, वो फैमिली का बिजनेस पहले से ही था। अब यदि आपसे कोई पूछे स्टार्टअप क्या होता है, आजकल बहुत ज़्यादा स्टार्टअप के बारे में भी डिस्कस होता है, आप अपने चारों तरफ सुनते भी होंगे। स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जो अपने कार्य की फर्स्ट स्टेज पे होती है। मान लीजिए आपने कोई बिग कंसेप्ट स्टार्ट किया लेकिन अभी आप उसकी पहली स्टेज पे हो, तो उसको उस टाइम के लिए बोला जाएगा स्टार्टअप। CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये ग्रीन स्किल्स वाला हमारा कंसेप्ट है, उसमें से कुछ 2 क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो CNG की फुल फॉर्म आ सकती है आपके पास। हाउ टू रिड्यूस वेस्ट एंड पोल्यूशन, यदि हम वेस्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। रीयूजिंग स्क्रैप मटेरियल, स्क्रैप का जो मटेरियल होता है उसको रीयूज़ करना सीखें और ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि एक के लिए मान लीजिए वो स्क्रैप है तो हो सकता है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल का काम करे, तो इस टाइप का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। एंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल को भी इंश्योर करें। यदि आप मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं तो वहाँ पर आप पार्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन कर रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन करें, तो वो आपका स्क्रैप वेस्टेज जाएगा ही नहीं उतना जितना नेचुरली जाता है। वेस्ट एक्सचेंज का ऐसा ऑप्शन हो कि जो आपकी वेस्ट बनी है वो आपस में रिसाइकिल या एक्सचेंज हो जाए, किसी और पर्पस में काम आ जाए। मैनेजिंग ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करना। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, उसकी स्क्रीन टूट गई और वो इतना मोबाइल आउट ऑफ डेट हो गया, लेकिन आप उसको फेंक देंगे तो इस टाइप से फेंकते फेंकते वो इतना ज़्यादा स्क्रैप हो जाएगा, लेकिन उसका फ्यूचर में क्या यूज़ हो सकता है वो आप बताना चाहें किसी को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ई वेस्ट भी मैनेज कर सकते हैं। इको फ्रेंडली मटेरियल क्या होता है कि यदि आप कोई मटेरियल है आप बनाते हैं, वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। मान लीजिए यदि वो इको फ्रेंडली नहीं है, वातावरण के लिए फ्रेंडली नहीं है, तो आप उस स्क्रैप को, यदि मटेरियल को कहीं ना कहीं उसकी वेस्टेज को बाहर गिराएंगे, वातावरण में खुले में छोड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान देगा। तो इससे पोल्यूशन कम कर सकते हैं यदि हम इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ करें। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल्स के हैं, रिवीजन भी हो जाएगी साथ में आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 3 चैनल थे हमारे पास, तो इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पता करते हैं। सेंडर, चैनल, रिसीवर। सेंडर क्या करेगा, पहले एनकोड करेगा, फिर चैनल के थ्रू एनकोड हो जाएगा, फिर क्या करेगा, रिसीवर के पास जाएगा, फिर रिसीवर उसको डीकोड करेगा चैनल के थ्रू, फिर सेंडर के पास भेजेगा। तो इस प्रकार से हमारी कम्युनिकेशन घूमती है। तो ये तीनों ही उसके क्या है, चैनल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट कौन सा नहीं है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कम्युनिकेशन का चैनल ना हो। देयर आर डैश पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश, यदि आप ग्रामर की बात करें जो हमारा पोर्शन है कम्युनिकेशन में, तो कहते हैं कि अंग्रेजी में कितने विराम चिन्ह होते हैं, तो उसमें बताया गया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि 15 पंक्चुएशन मार्क्स हमारी इंग्लिश में होते हैं।
अ सिंपल सेंटेंस हैज डैश सब्जेक्ट। तो दो प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस की ये पहचान रहेगी कि उसमें ओनली एक ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन हो सकता है कॉम्प्लेक्स में एक सेंटेंस और दो सेंटेंस दोनों आपस में जुड़ जाएं तो उसके साथ सब्जेक्ट भी कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स हो गया। ये पंक्चुएशन कुछ मार्क्स आपको बताए गए हैं, तो हो सकता है इनमें से कोई ऐसा आ जाए कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि फुल स्टॉप किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे एंड ऑफ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के अंत में यूज़ किया जाता है। कोमा पॉज देने के लिए किसी सेंटेंस में, यदि आप रोकना चाहते हैं, पॉज देना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, हैरानी के लिए, शोक झटके के लिए, एंगर नाराजगी के लिए, गुस्से के लिए, या कभी कभी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब हम कोई विक्ट्री जीत जाते हैं, हुर्रा, अलास, इस टाइप के आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे आपने, उसके बाद भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। उसके बाद है एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ क्या होता है, ये भी जस्ट लाइक एक कोमा होता है, लेकिन ये सेंटेंस के हेड के पास लगता है। जैसे मान लीजिए लिखना है आपने राम्स फादर, तो इस टाइप से हेड में लगता है। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि राम का फादर, तो राम के साथ उसका रिलेशन बन जाएगा नेक्स्ट आइटम का, नेक्स्ट वर्ड का। तो ये का के की इस टाइप का रिलेशन बिलोंग बनाने के लिए, बिलोंगिंग बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट एक क्वेश्चन आता है कि यदि हम स्प्रेडशीट में पूछें कि यदि कहते हैं कि स्प्रेडशीट में एक इस सेल को सिलेक्ट किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे एक्टिव सेल। और यदि हम काफ़ी सारी सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम एक और भी चीज़ बोलते हैं, रेंज ऑफ सेल्स। वैसे ये क्वेश्चन आपका नहीं है सिलेबस में, फिर भी आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कवर हो चुका होगा। आशा करते हैं आपको इस एग्ज़ाम्स में इसकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सभी वोकेशनल सब्जेक्ट के छात्रों को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।